नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रिम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के लिए सेट 6 करने वाले हैं और इसमें हम मिडिवल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को निपटाएंगे। और पीछे हमने एंशिएंट हिस्ट्री पर भी 4 मॉक किए थे और दूसरा मॉक ये मिडिवल हिस्ट्री पर है। जिन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपको आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस पीछे किए हैं। तो फटाफट से चलो बढ़ जाते हैं हम अगले इस मॉक पर। और पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का संस्थापक कौन था। आपसे पूछा है कि लोधी वंश का भाई संस्थापक कौन था। देखो भाई, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का टेन्योर आपको देखने को मिलता है 1206 से लेकर के 1526 तक। 5 वंशों के द्वारा इसमें शासन किया गया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। और मैं अगर लोधी वंश की बात करूं तो लोधी वंश की स्थापना 1451 में हुई थी और 1526 तक इसका टेन्योर देखने को मिलता है। और बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी 1451 से लेकर के 1489 तक शासन देखने को मिलता है बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी के द्वारा भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली गई थी। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा ही की गई थी। तो आपके पास आंसर हो जाएगा डी, बहलोल लोधी। कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है। देखो भाई, कुतुब मीनार की अगर मैं बात करूं, कुतुब मीनार सब जानते हैं कहां पर है, दिल्ली में। निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया था, तो निर्माण कार्य करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश 4 मंजिल कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट कराया गया था। वहीं आगे चल करके इस कुतुब मीनार का 5वां फ्लोर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक। तो 3 सुल्तान हैं कुतुब मीनार के निर्माण कार्य से संबंधित, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। लेकिन आपसे पूछी गई है इसकी हाइट कितनी है। हाइट कितनी है तो ध्यान रखिएगा, हाइट है इसकी 72.5 मीटर, मतलब 73 अप्रोक्स। ठीक है, कितने मंजिल है, 5 मंजिल है। कितने मंजिल है, 5 मंजिल है। और इस कुतुब मीनार में 379 सर्पिल आकार की सीढ़ियां हैं। सर्पिल आकार की सीढ़ियां हैं। कितनी, 379 घुमावदार सीढ़ियां हैं, सर्पिल आकार की हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपके पास आंसर हो जाएगा सी, 73 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी के वारंगल आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। वारंगल अभियान अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में से एक है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों की अगर हम बात करेंगे तो 1307 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वारंगल में अभियान किया था। वारंगल अभियान। और यहां पर इस समय पर शासन चल रहा था काकतीय वंश के शासक, काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव का। प्रताप रुद्रदेव का। जब प्रताप रुद्रदेव पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी सेना के द्वारा अटैक करवाया गया, मलिक काफूर इस आर्मी को लीड कर रहा था, तो प्रताप रुद्रदेव ने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के साथ ही गोलकुंडा की खदान से निकला हुआ कोहिनूर हीरा वो अलाउद्दीन खिलजी को भेंट स्वरूप पेश किया गया था।
प्रताप रुद्रदेव के द्वारा। ठीक है जी। तो आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अभियान अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने किया था? तो मलिक काफूर के द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण अभियान किया गया था। दक्षिण भारत अलाउद्दीन खिलजी को जीत करके मलिक काफूर ने दिया था, जिसे आप 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई। तो प्रताप रुद्रदेव रखेंगे आप आंसर में, काकतीय वंश के शासक हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो नेक्स्ट बढ़िएगा आगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहां से आगे। क्या पूछा गया है जी? देखो ध्यान दो। किस शासक ने अपने भरोसेमंद अमीरों को तुर्कान चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले चालीसा के समूह में संगठित किया था? देखो भाई, ये था इल्तुतमिश, है ना, ये रहा। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। क्यों किया था? तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। आपको पता है, देखो क्यों बनाया गया था, तो आप जानते हैं ऐबक के द्वारा 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया गया, और जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो उसके मरने के बाद इसका बेटा आराम शाह अगला शासक बना। आराम शाह बहुत ही नकारा निकम्मे टाइप का व्यक्ति था और 1210 में ये रूलर बना। लेकिन मिनिस्टर्स ने देखा कि यार ये आराम शाह तो सारी सल्तनत बर्बाद कर देगा, तो क्यों ना इसका विकल्प खोजा जाए। तो विकल्प के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित दो ही लोग हैं, उसका बेटा जो कि नकारा निकम्मा है और उसका दामाद था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश इस समय पर गवर्नर ऑफ बदायूं था, गवर्नर ऑफ बदायूं, बदायूं का सूबेदार था इस समय पर इल्तुतमिश। तो इन मिनिस्टर्स ने इनवाइट कर दिया इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश इस इनविटेशन पर आकर के आराम शाह की हत्या करके दिल्ली के तख्त पर बैठा। और जब सुल्तान बन गया इल्तुतमिश, तो सुल्तान बनने के बाद अपने इन मिनिस्टर्स को आभार व्यक्त करने के लिए अपने उच्च पदों पर, अपने शासनकाल के उच्च पदों पर नियुक्त किया। और ये 40 मिनिस्टर्स का एक संगठन बनाया, 40 मिनिस्टर्स का एक संगठन बनाया जिन्हें अमीर सरदार कहा जाता है, अमीर सरदार कहा जाता है। तो इन 40 अमीर सरदारों का एक संगठन बनाया जिसको तुर्कान चहलगानी कहा गया या चालीसा कहा गया। शासन में जो अहम पद होते थे उन पर इन्हीं चालीसा के लोगों को अपॉइंट किया जाता था। क्लियर है जी? आंसर आपके पास इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा और नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? देखो भाई, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो इसके द्वारा एक परमानेंट आर्मी रिक्रूट की गई, और इस आर्मी को एक फिक्स सैलरी, एक नियत वेतन देना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। फिक्स सैलरी दी जाने लगी थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इससे पहले एकतादारी सिस्टम के माध्यम से आर्मी को मैनेज किया जाता था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब जब इसने परमानेंट आर्मी रिक्रूट कर ली तो जाहिर सी बात है एकतादारी व्यवस्था की अब जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो एकतादारी व्यवस्था मतलब कि समाप्त कर दी गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, समाप्त कर दी गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यह भी पूछा जाएगा। अब होता क्या था कि आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे थे जो सैलरी तो ले जाते थे लेकिन पूरे टाइम आर्मी में कभी नजर नहीं पड़ते थे। ऐसे बहुत सारा करप्शन चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी की सेना में। दूसरा एक प्रॉब्लम और भी थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सोल्जर्स थे वो अच्छे अच्छे घोड़ों को, अरबी घोड़ों को बाहर बेच देते थे, मार्केट में बेच देते थे, और मरियल घोड़ों को सेना में जमा कर लिया करते थे। ठीक है, घोड़े चोरी भी हो गए थे, आपको ध्यान होगा 1299 में जैसलमेर के शासक दूदा ने घोड़े चुरवा लिए थे। तो इस तरीके की घटनाएं आम थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने घोड़ों की और अपने सोल्जर्स की पहचान करने के लिए दाग और हुलिया सिस्टम चलाया था। दाग और हुलिया, दाग का मतलब होता है दाग और चेहरा की प्रथा या हुलिया की प्रथा।
दाग का मतलब होता है कि अपने सोल्जर्स को और घोड़ों को ब्रांडिंग कर दिया गया, मतलब अपने कॉइन को गर्म करके उन्हें पिछवाड़े लगा दिया गया, परमानेंटली निशान पड़ जाएगा, पहचान हो सकेगी, ब्रांडिंग कर दी एक तरीके से। और चेहरे के अंदर हुलिया के अंतर्गत रिटन रिकॉर्ड मेंटेन किया गया इन सोल्जर्स का। क्या किया गया? रिटन रिकॉर्ड मेंटेन किया गया अपने इन सोल्जर्स का। तो किसके द्वारा किया गया था भाई? आंसर आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखो भाई, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह, शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह को के द्वारा किया गया था। दारा शिकोह ने सिर्र ए अकबर के नाम से, सिर्र ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ध्यान रखेंगे भाई, किसके द्वारा किया गया था? दारा शिकोह के द्वारा। किस नाम से? सिर्र ए अकबर के नाम से। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? देखो भाई, 1527 बैटल ऑफ खानवा, और आप जानते हैं किस किस के बीच लड़ा गया था? राणा सांगा वर्सेस बाबर। और इस युद्ध में बाबर जीत जाता है, राणा सांगा की हार हो जाती है। और बाबर ने इस युद्ध को जीत जाने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी मतलब विद्रोहियों का दमन करने वाला। ठीक है जी, तो बाबर के द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई थी बैटल ऑफ खानवा के बाद। ध्यान रखेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बार बार पेपर में पूछा जाता है। देखो, शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर के 1545 तक शासन किया था। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी। और 1545 में शेरशाह सूरी के द्वारा कालिंजर अभियान किया गया था। कालिंजर अभियान किया गया था। और इस कालिंजर अभियान के दौरान इस कालिंजर के किले की दीवारों को कोई नहीं तोड़ पा रहा था। तो इस किले की दीवारों को नहीं तोड़ पा रहा था, तो शेरशाह सूरी ने अपने सोल्जर से एक तोप लिया, ऐसे समझिए जैसे आज का रॉकेट लॉन्चर, कंधे पर रखा, गोला दाग दिया। अब वो गोला किले की दीवार से टकरा करके वापस हो गया। और जब किले की दीवार से टकरा करके वापस हो गया तो आकर के टकरा गया शेरशाह सूरी से, और शेरशाह सूरी उसी गोले के साथ फट गया। मतलब कालिंजर अभियान के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 में। आपसे पूछ लेगा कौन सा हथियार चलाते हुए हुई थी? तो भाई ये उक्का नाम का हथियार, उक्का हथियार चलाते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और मरने के बाद इसका जो मकबरा बना वो सासाराम बिहार में है। कहां पर है? सासाराम बिहार। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो सासाराम बिहार में है। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो नेक्स्ट ध्यान दो, क्या पूछा गया है। देखो, मुगल सम्राट अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने अकबरी में किस संबंध में जानकारी नहीं है? किस संबंध में जानकारी नहीं है? देखो, अकबर की जो बायोग्राफी है वो है अकबरनामा। अकबरनामा जो कि लिखी थी अबुल फजल और अन्य विद्वानों के द्वारा मिल करके। इसी अबुल फजल का एक खंड है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और ये मुगलिया एडमिनिस्ट्रेशन पर
मुगलिया एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित है। किस पर आधारित है? मुगलिया एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित है। तो किसकी जानकारी नहीं होगी? एंकेस्टर्स की, पूर्वजों की जानकारी इसमें नहीं है। पूर्वजों की जानकारी अकबरनामा के पहले और दूसरे खंड में आपको मिलेगी। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? किस वर्ष मुगल साम्राज्य में कश्मीर को मिलाया था? ठीक है, तो 1586 में 1586 में कश्मीर अभियान किया गया था। कश्मीर अभियान किया गया था और कश्मीर में इस समय पर जो रूलर था वो चक वंश का यूसुफ शाह चक शासन कर रहा था और मुगलिया फौज को लीड कर रहे थे भगवान दास और मुगलों की तरफ से मुगल सेना को लीड कर रहा था और भगवान दास और कासिम खान। ठीक है, और इनके द्वारा अटैक करके यूसुफ शाह चक को हराया गया और कश्मीर को मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाया गया 1586 में। कब बनाया गया भाई? 1586 में। 1586 में मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया था। नेक्स्ट देखो, दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? देखो, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज। ठीक है जी, और दीवाने आरिज भी सैन्य विभाग ही है। आगे चल करके आपको अलाउद्दीन खिलजी जब आर्मी रिफॉर्म करेगा तो वहां देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? देखो, लोधी वंश का एक शासक है सिकंदर लोधी। लोधी वंश का एक शासक है सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 में आगरा शहर बसाया गया था। 1504 में आगरा शहर बसाया गया था और इसके बाद 1506 में इसी सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी राजधानी सिकंदर लोधी ने। ठीक है जी, तो सिकंदर लोधी याद रखिएगा, आगरा बसाया था सिकंदर लोधी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक होता था? कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक होता था? देखो, इस्लामी कानून का संरक्षक होता था सदर उर सुदूर, क्योंकि दीवान ए रसालत जो विभाग था, दीवान ए रसालत, ये धार्मिक मामले और विदेश मामले देखता था। धार्मिक मामले और विदेश मामले देखता था दीवाने रसालत, और उसी का हेड होता था सदर उल सुदूर। ठीक है जी, तो धार्मिक मामलों का इस्लामी कानून का संरक्षक कौन होगा? सदर उल सुदूर होगा। काजी उल कुजात जो होता था ये न्यायिक मामलों को देखता था, न्यायिक मामलों को देखता था। मुहत्सिब की बात करें तो ये एक सार्वजनिक कदाचार निरीक्षक होता था जो कि औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था। औरंगजेब
के द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा सदर उल सुदूर को। नेक्स्ट, दिल्ली में कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन है? देखो भाई, पहली बार जो चंगेज खान भारत में आया था, चंगेज खान पहली बार जब भारत आया, अभियान नहीं, नॉर्मली आया था, तो 1220 में आया था और 1228 तक ये भारत में स्टे करके गया था। ठीक है जी, उसके बाद जो इसका प्रथम अटैक भारत में होगा, प्रथम आक्रमण भारत में, वो 1245 में होगा। 1245 में पहला मंगोल अटैक होगा, प्रथम मंगोल अटैक होगा। ठीक है, तो आप देखो इस समय पर शासन किसका है, 1220 से 28। तो इल्तुतमिश की बात करो तो 1211 से लेकर के 1236 तक शासन देखने को मिलेगा इल्तुतमिश को। तो इसीलिए हम समकालीन कहेंगे, किसका, इल्तुतमिश का समकालीन था। समकालीन मतलब एक ही समय के शासक। ठीक है, जिस समय पर चंगेज खान एग्जिस्ट कर रहा है, चंगेज खान भारत में आया, उस समय पर शासन किसका था, तो इल्तुतमिश का शासन दिल्ली सल्तनत में उस समय पर चल रहा था। ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? देखो भाई, गजनबी के द्वारा 1001 से लेकर के 1025 तक, 1001 से लेकर के 25 तक 17 अभियान भारत में किए गए थे और इन्हीं अभियानों में थे, 17 अभियानों में से जो 16वां अभियान था वो 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। शासन इस समय पर भीमसेन का चल रहा था, भीमसेन हार गए थे और बड़े पैमाने पर सोमनाथ को लूटा था महमूद गजनबी ने, और सबसे ज्यादा पैसा इसी सोमनाथ के अभियान से महमूद गजनबी को मिला था 1025 में। इसके बाद 1025 के बाद जो 17वां अभियान हुआ था 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था, जाटों के विरुद्ध। ठीक है जी, क्यों हुआ था? क्योंकि जब सोमनाथ लूट के पैसा लेकर के जा रहा था गजनी को, तो रास्ते में सिंध के इलाके में इन जाटों के द्वारा ये पैसा सब लूट लिया गया था। जंगली प्रजाति के लोग रहते थे सिंध में, तो उन्हीं के द्वारा ये सब पैसा लूट लिया गया। तो उसी खुन्नस में महमूद गजनबी ने 1027 में जाटों के विरुद्ध अटैक हुआ और बड़े पैमाने पर जाटों का यहाँ कत्लेआम किया। जब वापस लौटा तो 1030 में आप देखोगे 1030 में इसकी डेथ हो जाएगी महमूद गजनबी। तो सोमनाथ का मंदिर आप याद रखिएगा 1025 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो, भारत के किस मध्यकालीन राजा ने इकता प्रणाली की शुरुआत की थी? इकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किस लिए प्रारंभ की गई थी? तो राजस्व व्यवस्था के लिए और सैन्य व्यवस्था के लिए, राजस्व और सैन्य व्यवस्था के लिए इक्तादारी प्रणाली प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? देखो 1225 में बंगाल के इलाके में हसीमुद्दीन एवाज के द्वारा विद्रोह किया गया इल्तुतमिश के खिलाफ। जब इल्तुतमिश के खिलाफ अटैक हुआ तो इल्तुतमिश ने इसको रेस्पॉन्ड किया और बड़ी आसानी से नियंत्रित कर लिया, और नियंत्रित करने के बाद हसीमुद्दीन एवाज की जगह पर 1025 में ही मलिक जौनी को इल्तुतमिश के द्वारा अपना
गवर्नर नियुक्त किया गया था। कहां पर? बिहार एंड बंगाल में, बिहार एंड बंगाल में। ठीक है जी, याद रखिएगा कौन हो जाएगा? मलिक जॉनी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था? जजिया कर पर प्रतिबंध किसने लगाया था? देखो, जजिया प्रारंभ किसने किया था? सबसे पहले तो है क्या? पहले तो जजिया है रिलीजियस सिक्योरिटी टैक्स, धार्मिक सुरक्षा कर। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है जी, किन से लिया जाता था? नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। इसमें ब्राह्मणों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को छूट दी गई थी। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद प्रथम प्रतिबंध 1564 में अकबर के द्वारा लगाया गया। अकबर के द्वारा लगाया गया। जब अकबर ने 1564 में प्रतिबंध लगा दिया तो 1679 में जाकर के औरंगजेब ने पुनः प्रारंभ कर दिया था, पुनः प्रारंभ कर दिया था जजिया कर को। और आगे चल करके 1720 में, आगे चल करके 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने हमेशा के लिए समाप्त किया था, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था 1720 में। तो प्रथम प्रतिबंध किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। ठीक है जी, और ध्यान रखिएगा ये जजिया टैक्स ब्राह्मणों पर, ये जजिया कर, ध्यान देना, जजिया कर ब्राह्मणों पर, जजिया कर ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। यहां से कोई भी क्वेश्चन बनाए तो आसानी से आप लगा लेना, आंसर हो जाएगा अकबर इधर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था भाई? देखो, दीवान ए इंसा दीवान ए इंसा जो होता था वो राज्य पत्राचार विभाग होता था, और इसका जो हेड होता था इसको बोलते थे दबीर ए खास। क्या बोलते थे? दबीर ए खास। दीवाने अर्ज पीछे बता चुका हूं, सैन्य विभाग है। दीवाने खैरात ये एक पेंशन विभाग है जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, FST फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया था। मुस्लिम विधवाओं को पेंशन दी जाती थी। दीवाने रसालत जो है ये आपका धार्मिक और विदेश मामले देखता था। दीवाने रसालत, इसका जो मुखिया होता था उसको बोलते थे सदर उल सुदूर। सदर उल सुदूर कहा जाता था इसके मुखिया को, दीवाने रसालत के। तो बात समझ में आ गई। राज्य पत्राचार विभाग कौन सा है? दीवाने इंसा। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है? ये सब पेपर आपके एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आपके इस पेपर में भी 2026 के इस पेपर में भी एसएससी जीडी में प्रबल रूप से पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर लेना। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था?
देखो भाई, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया था। किस नाम से किया गया था? रज्मनामा के नाम से किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। किस नाम से? रज्मनामा के नाम से। ठीक है, क्लियर होगा। आओ नेक्स्ट। निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? अमीर मतलब मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स, अमीरों का मुखिया कौन होता था? तो भाई अमीरों का मुखिया होता था मीर बख्शी, हेड ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सेनापति होता था एक तरीके से, सेनापति होता था जो मीर बख्शी होता था। ठीक है, काजी उल कुजात जो था ये जुडिशियरी संभालता था, न्याय के मामले, जस्टिस के मामले देखता था। सदर उल सुदूर रिलीजियस मामले, हाँ रिलीजियस एंड फॉरेन मामले देखता था। और जो दीवाने आला होता था, जो दीवाने आला होता था ये फाइनेंस देखता था, राजस्व के मामले देखता था। ठीक है जी, ये राजस्व के मामले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अमीरों का मुखिया कौन होता था, तो मीर बख्शी होता था अमीरों का मुखिया। कौन होता था? मीर बख्शी होता था अमीरों का मुखिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखो भाई, पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला तो 1526 सबको पता होगा, प्रथम पानीपत का युद्ध। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, पहला। इसमें इब्राहिम हार गया था और बाबर ने फिर मुगल वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद जो दूसरा लड़ा गया वो 1556 में लड़ा गया था। ये एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई थी, सिंहासन के लिए लड़ाई थी। किस किस के बीच? तो द्वितीय पानीपत का युद्ध अकबर वर्सेस हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर वर्सेस हेमू के बीच लड़ा गया था और इसमें हेमू हार जाता है और अकबर फाइनली मुगल या सल्तनत का बादशाह बनता है इस युद्ध के बाद 1556। ठीक है, 1556 से लेकर के 1605 तक, फिर 1556 से 1605 तक अकबर फिर शासन करेगा। कौन? अकबर। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था 1206 से लेकर के 1526 तक। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक, देन खिलजी 1290 से लेकर के 1320 तक, तुगलक 1320 से लेकर के 1413, तुगलक के बाद सैयद 1414 से 1450 और लास्ट आपका लोदी 1451 से 1526। तो सबसे ज्यादा जो शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया था, लगभग 93 साल। और सबसे कम आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे कम किया था खिलजी वंश ने, लगभग 30 साल। कोई दिक्कत नहीं भाई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ आगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन 24 क्या पूछ रहा है जी? क्वेश्चन 24 कह रहा है कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह का झंडा उठाया था? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में
विद्रोह का झंडा उठाया था? 1279 से 89। बंगाल में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान के द्वारा विद्रोह किया गया था। शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में इस समय पर गयासुद्दीन बलबन का। बलबन ने रिस्पॉन्ड किया और तुगरिल खान के इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, और दमन करने के बाद यहां पर गवर्नर नियुक्त किया फिर बलबन ने अपने बेटे को बोगरा खान को यहां का सूबेदार नियुक्त किया था बलबन ने तुगरिल खान के बाद। तो किसके शासनकाल में हुआ था? ये बलबन के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि बलबन का शासनकाल आपको देखने को मिलता है 1265 से लेकर के 1287 तक, 1279 1280। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो एक और नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग के सुल्तान के द्वारा बनाया गया था। देखो दिल्ली सल्तनत में अमीर ए कोही या दीवान ए कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। इसके माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को कर्जे दिए थे, ऋण दिया था अपने एग्रीकल्चर को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है जी, किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये 25 क्वेश्चंस का सेट था। मिडिवल हिस्ट्री का समाप्त हुआ। सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, एक बार रिमाइंड करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपके पेपर में ये इनमें से क्वेश्चंस दिखाई देंगे 110%। जो आपके एसएससी जीडी में जो 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, वो आपको जो मैं 10 सेट करा रहा हूँ, ये 6ठा चल रहा है, 4 सेट अब आगे मॉडर्न हिस्ट्री पे कराऊंगा, तो सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं 10 सेटों में से मिल जाने हैं। 25-25 के या 10 सेट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।